हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी को लेकर। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हम बता दें आपको, आपका जो चैप्टर फर्स्ट था जीवों में जनन, वो तो इस वर्ष हट चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपका जो दूसरा चैप्टर था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो आपके सिलेबस में है। तो इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर देख लिए थे। आज का ये हमारा 8वां लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे जिन टॉपिक्स को अंदर, पहले हम आपको वो टॉपिक बता देते हैं। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं? भ्रूण कोश या इसी को हम मादा एवकोदविद कहते हैं, या मादा एवकोदविद जो होता है हेप्लॉइड, यानी कि इसको कहें अगुणित। मादा एवकोदविद हेप्लॉइड होता है, यानी कि यन होता है, या इसको हम अगुणित कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। फिर हमने देख लिया कि भ्रूण कोश होता क्या है, इसकी संरचना भी बात कर ली। फिर हम बात करेंगे इसका भ्रूण कोश का विकास या मादा एवकोदविद का विकास, यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से सिखाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ पर इसकी घटनाएं पूर्ण होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने हमारा जो 7वां लेक्चर है वो नहीं देखा है, देखिए आप इस लेक्चर को देख लीजिए और इस लेक्चर को देखने के बाद आप तुरंत जाकर 7वां लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप हमारा 7वां लेक्चर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मादा एवकोदविद का विकास होगा वो 7वें लेक्चर से ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने 7वें लेक्चर में गुरु बीजाणुधानी या आपने बीजांड की संरचना नहीं पढ़ी है तो आप पहले जाकर वो लेक्चर अवश्य देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 7 का, या आप हमारे चैनल पे जाकर वहाँ पर भी लेक्चर नंबर 7 को पढ़ सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। वो हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूण कोश का विकास या मादा एवकोदविद का विकास से हम शुरू कर रहे हैं। हम नीचे से चल रहे हैं, मादा एवकोदविद का विकास या भ्रूण कोश का विकास, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हम इन तीनों टॉपिक को आपको समझा देंगे, ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े और हमें भी डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुँचे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। हम शुरू कर रहे हैं भ्रूण का विकास या मादा एवकोदविद से, ठीक है। देखिए भ्रूण का विकास या मादा एवकोदविद का विकास कैसे होता है, इस चीज़ बारे में हम पहले थोड़ी स्टडी की बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले बात की थी, जो हमारा 7वां लेक्चर था, जो हमने लेक्चर नंबर 7 किया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी बीजांड की संरचना के बारे में। हम बीजांड का आंतरिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। उसमें एक यहाँ पर हमने 3 कोशिकाएँ बनाई थी, 2 बीच में बनाई थी, 3 नीचे बनाई थी, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर हमने बात की थी परागकण के बारे में। परागकण में बात की थी। परागकण में 2 कोशिकाएं बन रही थी, एक हमारी कायिक कोशिका थी और एक हमारी जनन कोशिका थी। एक कायिक कोशिका थी, एक थी जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या कर रही थी, ये हमारे पराग नलिका का निर्माण कर रही थी, पराग नलिका का, और ये बना रही थी 2 नर युग्मक। कितने बना रही थी? 2 नर युग्मक। जो हमारी जनन कोशिका थी, ये हमारी विभाजन करके 2 नर युग्मक बना रही थी। विभाजन कौन से कर रही थी? समसूत्री विभाजन कर रही थी, ठीक है। 2 नर युग्मक बना रही थी। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 2 नर युग्मक बन रहे थे हमारी कोशिका के अंदर से, जो हमारे 2 नर युग्मक बन रहे थे 2, उसमें क्या करते,
वो हमारी पराग नलिका जो थी उसके अंदर जाकर पराग नलिका में दोनों नरयुग्मक आ गए थे। ये दोनों नरयुग्मक क्या किया था, इस कोशिका के साथ अंड कोशिका, ये हमारी जो कोशिका थी अंड कोशिका थी, इसके साथ समेकन करते थे। अब जब समेकन कर लिए थे तब इसी में क्या होता है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो रहा था। और यही जो है, यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो फर्स्ट निषेचन हुआ था, यही आगे जाकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का। इसी के बारे में यहीं से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका लिखा है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कहाँ से आई, ये आई हमारी यहाँ से, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर निषेचन तो हो गया। अब इस सेल में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ जैसे ही, फिर हमने बात की अर्धसूत्री विभाजन में, आपको मैंने बताया था अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है उसमें 4 सेल्स बनती हैं। एक सेल विभाजित होकर 2 सेल बनाती है। मान लीजिए इसमें 2n थे, इसमें जो 2 सेल बनेंगे उसमें n बचेंगे। अब इनमें भी विभाजन होगा, इनमें भी विभाजन होगा, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी n ही रहेंगे। अगर हम यूँ बात करें, जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वो बिल्कुल समसूत्री की तरह होता है, समसूत्री की तरह होता है, लेकिन समसूत्री नहीं होता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, यहाँ पर होता है सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट हुआ तब यहाँ पर 2 के आधे हो गए, एक हेप्लॉइड हो गए, लेकिन यहाँ पर n था, यहाँ पर भी n, मतलब सेम आ गए। इसका क्या रीजन, लेकिन यही रीजन है, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकेंड होता है, द्वितीय होता है, वो बिल्कुल हूबहू समसूत्री विभाजन की तरह होता है। होता क्यों समसूत्री विभाजन से कल्पना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, अगर समसूत्री विभाजन होता है, अगर 2n यहाँ गुणसूत्र थे तो 2n ही यहाँ होंगे, 2n ही यहाँ होंगे, समसूत्री समान रहेंगे, ना कि उसमें कोई विभाजन होगा। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मतलब आधे, ठीक है, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी कि आधे गुणसूत्र रह जाते हैं अर्धसूत्री में। लेकिन अर्धसूत्री जो सेकंड होता है वो समसूत्री की तरह होता है, ना कि समसूत्री होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपकी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन किया तो 4 सेल्स बन गई, हमारी 4 कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी, उसमें से हुआ क्या, 3 ऐसी कोशिकाएं निकली जो क्या हो गई, हमारी निष्क्रिय हो गई। कैसी हो गई, निष्क्रिय, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वो जो 3 कोशिकाएं थी वो तो हमारी निष्क्रिय हो गई, लेकिन हमारी एक कोशिका बच रही, एक कोशिका। अब बस हमें एक ही तो चाहिए। अब वो जो एक कोशिका हमारी बची थी, जो हमारी एक सेल्स बच रही है, इसने क्या किया, इसने कहा हम करेंगे वृद्धि। अब इस सेल ने क्या की, वृद्धि। इस सेल ने जैसे ही वृद्धि की, ये अपने आकार में कुछ बड़ी हो गई। अब एक आकार में बड़ी हो गई तो इसने कहा हम कुछ और करेंगे। इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक कोशिका थी। अब इसने समसूत्री विभाजन किया तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 कोशिकाएं बन गई। क्या हो गई, एक से बनती हैं 2 कोशिकाएं बन गई। अब जो समसूत्री विभाजन है, 2 कोशिकाएं थी, ये दोनों करें। अब इन दोनों ने समसूत्री विभाजन किया तो 2 की दूनी कितनी होती हैं, 4 बन गई। अब ये जो समसूत्री विभाजन होकर यहाँ अब तक स्टेज पहुंच आई तो इसने कहा हम एक बार और समसूत्री विभाजन करेंगे। तो इसने जैसे समसूत्री विभाजन किया तो 4 की 8 बन गई, 3 3 2 5 और 3 8 कोशिकाएं बन गई। और इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। यहीं से भ्रूण कोश का निर्माण भी हो जाता है, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो तो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ये जो आपको केंद्रक जैसी संरचना 2 दिख रही हैं, ये हमारे द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं। और ये हमारी जो बीच वाली ए वाली सेल्स है, ये अंड कोशिका होती है। और ये नीचे जो है वो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये जो हमारी पराग नलिका आती है उसको रास्ता प्रदान कराती हैं ताकि इसके साथ निषेचन आसानी से हो सके। ठीक है, अभी मैं इसका सिर्फ इसका स्ट्रक्चर अभी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर पूरा दिखाऊंगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। आप देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखने को आती है, परिभाषा लिखने को आती है, हम क्या करेंगे देखिए। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखने को कह देता है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए परिभाषा भी है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो से इंग्लिश में कहते हैं मादा एमकोदविद या हेप्लॉइड एन होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे देखिए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही है। में अर्धसूत्री विभाजन कर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन वो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर 4 गुरु बीजाणु बनाती है। 4 गुरु बीजाणु बनाती है, ये हमारे 4 जो बने गुरु बीजाणु बने। ठीक है, 4 में से 3 जो होते हैं निष्क्रिय होती हैं। जो 3 4 सेल्स बने उनमें 3 निष्क्रिय हो जाती हैं तथा 1 सक्रिय रहती है। ये हमारी सक्रिय है।
जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। यही कोशिका 3 बार समसूत्री विभाजन करती है। अब समसूत्री विभाजन 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार समसूत्री विभाजन करती है और विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करती है और विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण भी कर देती है। आप इतनी ही परिभाषा इसकी लिख देंगे और ये परिभाषा कोई गलत नहीं कर सकता है। और अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर में आएगा, ये गारंटेड है। और आएगा तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो मैं कहता हूँ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यही परिभाषा आप जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है, भ्रूण कोश या मादा एवं भिद्ध, इसी में ये परिभाषा भी आप इसी की लिख सकते हैं। इसमें अब जब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आप थोड़ा बढ़ा देंगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या बढ़ाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भ्रूण कोश की संरचना। तो देखिए हमारा जो भ्रूण कोश होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये जो हमारी सेल्स है, मैं अभी आपको एक बात दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी जो सेल्स है इसी का स्ट्रक्चर ये वाला है, सेम स्ट्रक्चर है। ये मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, वो वहाँ पर अच्छे से नहीं बन पाया है। ठीक है, तो देखिए अब उसी के बारे में देखिए, ये हमारी जो है कुछ इस प्रकार से सेल, हमने एक सेल को जो भ्रूण कोश बन गया था उसको निकाल लाए हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी सेल्स जो है वो दिखती है। अब जब हमारी इस प्रकार से सेल हो जाती है तो इसमें हम इसी की परिभाषा को लिख देते हैं, भ्रूण कोश की संरचना। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है भ्रूण कोश की संरचना बनाइए और उसकी परिभाषा दीजिए, तो उसी लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लेकर आया। देखिए भ्रूण कोश की परिभाषा देखिए, भ्रूण कोश की परिभाषा तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। अब आप इसी में बढ़ा देंगे, इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनमें तंत्र समुच्चय होता है, इसमें केंद्रीय कोशिका होती है। बस इतना लिख देंगे और हमारा भ्रूण कोश पूर्ण रूप से विकसित होकर उसकी फुल डिफिनेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी संरचना देखिए, आप भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इसमें जो आपको ऊपर 3 सेल्स दिख रही है, ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ये जो होते हैं द्विध्रुवीय हमारे केंद्रक होते हैं। ये हमारी जो देखिए एक पूरी कोशिका होती है एक तरीके से, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। केंद्रकीय इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में एक टॉपिक और बता रहा हूँ अभी। अब हमारी ये जो होती है एक्स सेल्स होती है यानी कि अंड कोशिका, ये हमारी सिंजेट सेल्स होती हैं यानी कि सहायक कोशिका। इनके बीच में एक होती है, यहाँ पर होता है आपको दिख रहा है जो, ये हमारा तंतु समुच्चय होता है। क्या होता है? तंतु समुच्चय। अब भ्रूण कोश हमारा जो होता है आवृतबीजी पौधों का, ये कैसा होता है? ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था है। देखिए हमारा इसमें आप गिन लीजिए 7 कोशिकाएं हैं, 1 2 3, एक ए वाली कोशिका 1 मान लीजिए, 4 5 6 और 7, और केंद्र गिनिए 1 2 3 4 5 और 3 8, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। हमारा जो आवृतबीजी पौधों का भ्रूण कोश होता है, ज़्यादातर उसमें क्या होता है, जो हमारी भ्रूण कोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती है और हमारे 8 केंद्रक होते हैं। परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, परिभाषा भी आपको कैसे लिखनी है, ये परिभाषा लिखकर आप उसकी पूरे से अच्छे से परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा एक बार और बताऊं तो आप लिखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती हैं, जो कि मैंने आपको भ्रूण कोश या मादा एवं भिद्ध के विकास में आपको समझाया हुआ है। 4 कोशिकाएं बनती है, 4 में से 3 निष्क्रिय हो जाती हैं, 1 सक्रिय बचती है। सक्रिय विकसित होकर क्या करती है, अपने में वृद्धि करती है, वृद्धि करके उसमें समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो उसमें क्या होता है 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन एक बार और होता है तो 4 सेल्स बनती है, फिर उसमें एक बार और होता है तो हमारा भ्रूण कोश बन जाता है, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। इसमें भ्रूण कोश में हमारी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं जो ऊपर वाली होती हैं और एक द्विध्रुवीय केंद्रक होता है और एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इतना सब कुछ लिख देंगे और हमारी परिभाषा भी हो जाएगा, उदाहरण भी हो जाएंगे, यानी कि हमारा परिभाषा और चित्र अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इतना जो है हमारा ये मैटर है इस चैप्टर के अंदर। और अब हम इससे नेक्स्ट आगे बात करेंगे जिस टॉपिक के अंदर, वो हमारा है परागण के बारे में। अब हम सीधे आपको ले चलेंगे परागण के ऊपर, वहाँ पर हम बात कर लेंगे परागण के बारे में। फिर हम अभी एक टॉपिक और बचा है, जो हमारी एक अंड कोशिका थी वो समेकन करके आ रही थी। देखिए तो हमने बताया आपको 2 नरयुग्मक थे, एक नरयुग्मक तो इसके साथ समेकन कर रहा था, लेकिन एक जो नरयुग्मक बचे था वो करता है द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ समेकन, तो बनता है भ्रूण कोश।
भ्रूणपोष, इस पर भी एक लेक्चर हो जाएगा, भ्रूणपोष भी फिनिश हो जाएगा। भ्रूणपोष को समाप्त करने के बाद हम सीधे बात कर लेंगे पोलिनेशन यानी कि परागण के बारे में, और परागण को पढ़ के बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। भ्रूण पढ़ लेंगे, बस हमारा चैप्टर फिनिश है। फिर हम लोग बहुत अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने भी मजा आएगा और आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा और हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अगर स्टूडेंट आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपकी तैयारी इसी प्रकार से अच्छे तरीके से कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की अच्छे से अच्छी क्लासेस मिलती हैं, और हम आपकी क्लासेस जल्द ही फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी तैयार और स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।